my name is Shivangi Chauhan, your bio mentor, and welcoming you all to this amazing series called थाला सीरीज। यहाँ पे बेटा हम अपने एक चैप्टर को 14 मिनट्स में कवर करने वाले हैं, जहां पे आपकी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहने वाले हैं। तो आज का चैप्टर है कौन सा? सेल चैप्टर, जहां पे हम फंडामेंटल यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल का मतलब होता है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो आपकी बॉडी का बनाता है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं एक बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग में ब्रिक, एक जो ईंट होता है वो उसकी नींव रखता है। अगर ईंट आपस में जुड़ते हैं तो एक दीवार बनती है, दीवार जुड़ती है तो आपस में एक रूम बनता है, रूम जुड़ते हैं तो एक फ्लोर बनता है, फ्लोर से घर बनता है, राइट। इसी तरह हमारे बेटा बॉडी में भी एक छोटी सी यूनिट होती है जिसको हम सेल कहते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। और जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं बेटा तो वो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं बेटा और एक सेम फंक्शन मतलब आपस में मिलकर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड जब ऑर्गन सिस्टम बनता है मिलकर तो हमारी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, राइट। तो इसी तरह हमारे सेल क्या है? बेसिकली इट्स अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। हमारे बेटी बॉडी, जो हमारा बॉडी है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन एक सेल बना रहा है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। कैसे की थी? उन्होंने एक पेड़ के बाग से छोटा सा स्लाइस काटा, उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उनको क्या दिखा? एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जिसको उसने कंपेयर किया किससे? एक मधुमक्खी की छत्ते से, यानी कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से कंपेयर किया। ठीक है, तो उन्होंने इसको सेल कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि कुछ टाइम पहले वो जेल गए थे तो वहां पे उनको स्ट्रक्चर कंपेयर हो गया कि अरे वहां पे फॉरेन में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं ना, जेल को हम सेल कहते हैं, राइट। तो उनको लगा कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बाउंड्री से क्या है, सेपरेटेड है आपस में, तो उन्होंने इनको सेल कह दिया। ऑल्सो ये सेल सारे डेड थे। अब कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे कि लिविंग सेल को किसने बताया था, उनको इन्वेंट किया था, डिस्कवर्ड किया था बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। बेटा दो टाइप्स के सेल्स होते हैं आपके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, डिपेंडिंग अपॉन कि इनका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली अगर मैं देखूं तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा है। अगर उनका जेनेटिक मटेरियल विद इन दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंपोज्ड है, दैट इज योर यूकैरियोटिक। और अगर स्कैटर्ड है, न्यूक्लियाइड फॉर्म में है, यानी स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इनके पास जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के इंक्लोज होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक में दे आर नॉट इंक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन। आपका एग्जांपल क्या हो गया? बैक्टीरिया, आर्कियाई, ये क्या है? आपके प्रोकैरियोटिक है। और हमारे यहाँ पे क्या हो गया? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, क्योंकि इनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में बेटा, कि सेल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी। कब दी गई थी? अगर मैं बात करूं 1838 में और 1839 में दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी लिविंग बॉडी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबके सब क्या है? सेल से बने होंगे। फिर एक क्वेश्चन आया, एक लूप होल आया कि ठीक है सेल से बने होंगे, बट ये सेल्स आए कहां से हैं? और इसका आंसर लेकर आए थे आपके कौन? रुडोल्फ वर्च्यू। कब आए थे? 1855 में। इन्होंने क्या कहा था कि जो सेल्स होते हैं वो प्रीवियस सेल से आते हैं, यानी सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक लैटिन फ्रेज भी दिया था। फटाफट कमेंट बॉक्स में मेंशन करो उस लैटिन फ्रेज का नाम क्या था, मतलब क्या था वो पूरा फ्रेज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस बेटा दो तरह से आपके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, जो मतलब फॉर्म होते हैं, टाइप्स होते हैं उनके, यूनिसेलुलर एंड योर मल्टी सेलुलर। नाम से समझ में आ रहा होगा, यूनि का मतलब होता है बेटा सिंगल सेल, वन सेल। ठीक है, और इसका मतलब होता है मेनी सेल। फॉर एग्जांपल जो आपको अमीबा है उसमें आपका सिंगल सेल बॉडी होता है, उनकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, चाहे वो लोकोमोशन हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो। बट हमारे बॉडी में क्या है? बहुत सारे सेल्स है, लगभग ट्रिलियंस में है। ठीक है, 37 ट्रिलियंस लगभग। ठीक है, तो ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गया, तो हम सब क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन सारे सेल्स आपस में डिवाइड करके मिल बांट के करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेल के शेप के बारे में बेटा। सेल के शेप बहुत डिफर करते हैं आपस में। ठीक है, आप देख सकते हो स्फेरिकल हो, स्पेंडल शेप्ड हो, कॉलमनर हो, ब्रांच्ड हो, तो ये सारे डिफरेंट शेप्स के सेल्स हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। यानी हमारे पास बहुत तरह के सेल्स हैं जो काफी उनकी वैरायटीज एग्जिस्ट करती है, उनके नंबर्स बहुत सारे हैं, उनके शेप्स बहुत डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं साइज के बारे में तो सबसे छोटा सेल जो आपको अगर पता हो, फटाफट बताओ क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, यानी कि पीपीएल, एक बैक्टीरिया है जिसका साइज बहुत छोटा होता है, तो इट्स द स्मॉलेस्ट सेल एग्जिस्ट। और अगर सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो ऑस्ट्रिच का एग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल, जैसे स्पर्म होता है, एग होता है, राइट, इट्स अ टाइप ऑफ अ सेल। तो सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो ऑस्ट्रिच का एग इज द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द 3 बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी सेल में प्रेजेंट होंगे, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले आएगा आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में होगा, चाहे वो किसी प्लांट का हो, एनिमल का हो, बैक्टीरिया का हो। फिर आता है आपका जेनेटिक मटेरियल। मैं यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं लिख रही हूं,
जेनेटिक मटेरियल लिख रही हूं बेटा ताकि यहां पे आपके प्रोकार्योट्स भी इंक्लूड हो जाए, क्योंकि उनके भी अंदर भी सेल्स भी होता है, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर उनके न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियाइड होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल बेटा वो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज नहीं होता, वो स्कैटर्ड होता है, तो उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल हो गया। फिर आता है बेटा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म मतलब बेसिकली अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा व्हाट आर द 3 बेसिक फीचर्स जो प्रेजेंट होते हैं हर तरह के सेल्स में, तो दीज आर द 3 बेसिक फीचर्स। चलो डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में। बेटा ये एक आउटर कवरिंग होता है जो सेल को शेप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर सेल्स बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल टिश्यू है, टिश्यू में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो वो सारे आपस में डिफरेंशिएटेड है। क्यों? क्योंकि वो दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे घर हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं कि बहुत सारे घर है? क्यों? क्योंकि हर एक घर की अपनी दीवार है, उनकी एक अपनी वो है, वॉल है, तो इसकी वजह से वो आपस में सेपरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स में भी ऐसे ही होता है, सेल्स आपस में अलग क्यों है? उनका कंटेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो अगर कंटेंट अंदर है इसका मतलब दे आर आपस में सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली, ठीक है। और बेटा आपके जो सेल मेम्ब्रेन है ये रेगुलेट करता है किसी भी मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट को, तो यानी कि सेल्स के अक्रॉस मूवमेंट चलती रहती है, कुछ एंट्री करते हैं कुछ एग्जिट करते हैं। मतलब बेसिकली बेटा आपका सेल पूरा कंप्लीटली क्लोज एक सर्कल नहीं है, उसमें पोर्स हैं, मॉलिक्यूल्स अंदर आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन करता है। कैसे करता है? लेट्स स्टडी। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? इसका स्ट्रक्चर आपके सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। किस ईयर में दिया था ये लोग आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किस ईयर में दिया था बता देना मुझे आप लोग, ठीक है। सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, आपके लिए हिंट है। बाकी बेटा ये थिन कवरिंग होती है, इसके स्ट्रक्चर में आपकी लिपिड्स एंड लिपिड बाइलेयर होते हैं। आप देख सकते हो ये आपकी देखो, दिस इज 1 लेयर, दिस इज 2 लेयर। तो लिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे मिलके आपके प्लाज्मा को स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो इसका स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, फ्लोई है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा कि मूवमेंट कैसे होती है। मैंने आपसे कहा ना कि सेल के अक्रॉस मूवमेंट चलती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा इट इज सेलेक्टिवली परमिबल। ये वर्ड याद रखना, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट कर करके एंट्री और एग्जिट देती है, तो इट्स अ सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन। अब मूवमेंट कैसे होती है वो पढ़ने जा रहे हैं। जिससे पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं एक सेल को इस लिक्विड के अंदर डालूं, इस सोल्यूशन के अंदर डालूं, तो इस सेल का रिजल्ट क्या होगा, अंजाम क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। आप पूछोगे मैम पहले ये तो बताओ ये सॉल्यूशन कौन सा है, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज हाइपोटोनिक, इट इज हाइपोटोनिक या इट इज आइसोटोनिक। तो बात करते हैं अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता बेटा तो यहां पे जो आपका सेल है वो बेटा श्रिंक कर जाता। ये क्या करता? श्रिंक करता। अगर वो हाइपोटोनिक होता तो आपका सेल स्वेल हो जाता, और अगर वो आइसोटोनिक होता तो सेल का शेप चेंज नहीं होता। यानी कि अगर यहाँ पे सेल श्रिंक हुआ है हाइपोटोनिक में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, यानी आपका जो सोल्यूशन है वो सेल से ही बाहर चला गया है, तभी सेल पिचक गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? बेसिकली यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस हुआ है, ठीक है, इसलिए सेल श्रिंक हुआ है। यहाँ पे सेल फूल गया है, हाइपोटोनिक सेल फूल गया। कैसे फूल गया? क्योंकि यहाँ पे हुई है एंडोऑस्मोसिस, यानी यहाँ पे बेटा जो सेल है वो टर्जिड हो गया है, उसके अंदर प्रेशर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल स्वेल हुआ है। यहाँ बात करूं बेटा तो ये आइसोटोनिक है, यानी देयर इज यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम थी। तो यहाँ पे जो सेल है वो फ्लैसिड रहेगा। सेल विल बी व्हाट? इट विल बी फ्लैसिड, उसका शेप चेंज नहीं होगा। यानी डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन टाइप यहाँ पे सेल का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया है ऑस्मोसिस वर्ड यूज किया है। अब आपको पता है कि आपने डिफ्यूजन वर्ड भी सुना होगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, मतलब आ जाता है कि क्या डिफरेंस होता है। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा जब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा अगर वो आपस में क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड गैस, अगर ये मॉलिक्यूल्स किसी मेम्ब्रेन से पास करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये चीज दोनों में कॉमन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे पास बहुत पैसा है तो मुझसे कोई मांगेगा मैं दे सकती हूँ, नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगी। तो हाई से लो की तरफ ही जाता है, जिसका ज्यादा होता है वही देता है हमेशा, ठीक है। तो दोनों ही केस में कंडीशन अप्लाई होगी। फर्क इतना है कि यहाँ पे सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है, यानी किसी मेम्ब्रेन के थ्रू वहां पे मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, सिर्फ मूव कर रहे हैं। एक और डिफरेंस ये वाला, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड होते हैं,
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही ऑस्मोसिस कहते हैं, बट यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने आपको डिस्कस कर लिया, यानी कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मेथड्स हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जाते हैं। तो एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नो एटीपी, कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना एनर्जी मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम वो हाई कंसंट्रेशन टू लो जाएंगे, चाहे वो डिफ्यूजन हो, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, मतलब हेल्प के साथ किसी प्रोटीन के ऊपर बैठ जाएंगे, यानी कि उसकी हेल्प से मतलब इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे, इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड। ठीक है, ऑस्मोसिस हम पढ़ चुके हैं, 3 तरह से क्या था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये आपके ऑस्मोसिस के टाइप्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एटीपी का यूज होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज होता है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर एक्टिव का मतलब एटीपी का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है बेटा वो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाएंगे, अपोजिट ग्रेडियंट में जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। बेटा ये एक आउटर कवरिंग है जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, प्लांट्स में, फंगल्स में। ठीक है, जैसे फंगस में होती है फंगल वॉल, काइटिन की बनी होती है, इसी तरह प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है बेटा वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसीलिए आपके जो हार्बीवोर्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है ताकि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए, टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो सेल वॉल की वजह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। इट्स अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो आपके सेल के अंदर फिल होता है, यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑर्गेनेल्स को रिमूव कर देंगे तो साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, साइटोसॉल कहेंगे। यानी साइटोप्लाज्म आपसे पूछते हैं व्हाट इज साइटोसोल, तो आप लिखोगे साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनील्स व्हाटएवर। ठीक है, इट विल फॉर्म साइटोसॉल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। बेटा न्यूक्लियस क्या होता है, ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। क्यों बेटा, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, जो हमें अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स मिले हैं, इनहेरिट किया है बेटा, वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू किया है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं, और डीएनए किससे बने हैं, जीन से बने हैं, विच इज द इनहेरिटेंस यूनिट। यानी कि हमें अपने पेरेंट्स को कैरेक्टर्स मिले हैं वो जीन्स के थ्रू मिले हैं। जीन्स किसको बना रहा है, डीएनए को। डीएनए किसको बना रहा है, क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस कहां है बेटा, सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बेटा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, रफ एंड स्मूथ, RER SER। RER ये क्यों है बेटा, क्योंकि इनके सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए माइक्रोस्कोप से देखने में रफ लगते हैं। और राइबोसोम का बेटा क्या काम होता है, दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अगर स्मूथ की बात करूं, उनके पास राइबोसोम नहीं है, प्रोटीन्स नहीं बना सकते, पर फिर क्या बना रहे हैं, ये लिपिड सिंथेसिस में इनका रोल आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी, जिनको कामाइलो गोल्जी ने दिया था। ठीक है, इनका कंसेप्ट उन्होंने दिया था, इसलिए उनके नाम पे पड़ गया। ठीक है, इनको बेसिकली हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्यों बेटा, जो प्रोटीन्स आपके RER में बन रहे हैं उनको मॉडिफाई करना, उनको पैक करना और उनको भेजना जहां उनकी रिक्वायरमेंट है, इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल, ये काम आपके गोल्जी बॉडी का होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, these are the power house of the cell, power house of the cell, यानी कि एटीपी सिंथेसाइज करते हैं, एटीपी बनाने में इनका रोल आता है। ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में इनके क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फोल्डिंग्स होती है। ठीक है, लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, सोसाइटल बैग क्यों बोलते हैं, अगर सेल में कोई बैक्टीरिया पैथोजन एंटर करता है तो ये ब्लास्ट कर जाते हैं और सेल भी खत्म हो जाता है। राइबोसोम साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, अभी जस्ट बताया था। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स का रोल बेटा सेल डिवीजन में आता है, आपके साइटोस्केलेटन और माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट के लिए। वैक्यूल्स की बात करूं बेटा, ये प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल या बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनका काम क्या होता है, स्टोरेज का रोल आता है। और अमीबा में ये फूड वैक्यूल को करते हैं, मतलब फूड वैक्यूल कहलाते हैं। एनिमल में वेस्ट को स्टोर करते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस को, प्लांट में सैप को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट बेटा साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में इनका रोल आता है। यहाँ पे क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी इट्स अ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लास्टिड, इसके और भी 3 टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। ठीक है,
डिफरेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल वॉल आपके प्लांट में होता है, क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट में होता है, वैक्यूल आपका यहाँ बड़ा होता है, यहाँ छोटा होता है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। ये आपका माइंड मैप है पूरे चैप्टर को, जो आप ध्यान से देख के कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपकी समराइज कर रखी हुई हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? अमीबा भी होगा, ईस्ट भी होगा, यूग्लिना भी होगा, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इरेगुलर इन शेप? WBC भी होता है, ये भी होता है, तो आपका डी सही हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल आपका प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जेनेटिक मटेरियल आपके यूकैरियोटिक सेल में किससे बना होता है? DNA और RNA से। प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर क्यों जरूरी होता है? टर्गर प्रेशर होगा बेटा तो क्या होगा, इससे कि आपका सेल का शेप और रिजिडिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन की तरफ एक प्रेशर देता है, मेम्ब्रेन इसकी तरफ एक प्रेशर देता है, तो सेल शेप बना रहता है, ठीक है। Which organ is responsible for packaging and sorting and modifying? क्या पढ़ा था हमने? गोल्जी बॉडी पढ़ा था। सो यहां से आपका सेशन क्लोज होता है। आई होप कि आपको रिवीजन या आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हो बेटा। ये रिवीजन के लिए था। आपके अगर कंसेप्ट हम पहले से पढ़ रखे थे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। हमने क्वेश्चंस एंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।